हेलो दोस्तों, प्रबंधकीय लेखांकन में आपका बहुत बहुत स्वागत। और इस वीडियो में मैं प्रबंधकीय लेखांकन के चैप्टर फर्स्ट का 10 एमसीक्यू आपको बहुत अच्छे से, 10 नहीं बल्कि 15 हैं, 15 क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे से कराता हूं। और ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में मिलते जरूर हैं, और आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू से लेकर के लास्ट तक इसको समझते हैं, और आप भी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और उनके एमसीक्यू पे पहले हमारे बोलने से पहले कोशिश कीजिए कि इसका कौन सा आंसर होगा। ओके, और इसके लिए वॉल्यूम कम करके भी या जीरो करके भी आप पहले लगा सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि किसका आंसर कौन सा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक चिट्ठे पर आधारित समीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो, अकाउंटिंग में आपने बैलेंस शीट के लिए पढ़ा होगा। ओके, अकाउंटिंग में बैलेंस शीट की जो पहली साइड होती है लायबिलिटी की, उसमें क्या आता है? कैपिटल आता है और लायबिलिटीज आती हैं। और सेकंड जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है? असेट्स आती हैं। तो समीकरण कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसमें पहला है, ए ऑप्शन है, संपत्तियों बराबर दायित्व प्लस स्वामित्व समता। स्वामित्व समता मतलब जिसका स्वामी का अधिकार है, यानी ये वही चीज है जिसकी हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, वही स्वामित्व समता कहलाती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन संपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामित्व, ये भी ठीक लग रहा है। बाहरी दायित्व के विरुद्ध व्यापार का अवशेष गलत है, और हानियों के परिणाम स्वामित्व समता वृद्धि गलत है, और संपत्ति में वृद्धि हमेशा स्वामित्व समता में वृद्धि के परिणाम, ये भी गलत है। तो पहला ही सही है। आर्थिक चिट्ठे पर आधारित समीकरण के अनुसार निम्न में से पहला कथन सत्य है। बहुत बार पूछा जाता है ये। तो आइए, इंग्लिश में जो लोग देखना चाहते हैं, इंग्लिश में भी इसमें है, तो वो इंग्लिश वाला देख लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सेकंड नंबर पे लिखा है, यदि एक व्यापार की, ध्यान से देखेंगे, यदि एक व्यापार की कुल संपत्तियां 1.5 लाख रुपए हैं और स्वामित्व समता कितना है? 80,000 है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये कैपिटल है दी हुई। ओके, और ये असेट्स हैं। तो दायित्व की राशि क्या होगी यार? वेरी सिंपल है, सभी संपत्तियों में से पूंजी को घटा देंगे तो तुरंत निकल आएगा हमारा क्या? दायित्व यानी लायबिलिटीज निकल आएंगी। तो ये 1,50,000 में से हम लेस करेंगे 80,000 के लिए, तो हमारा ये बचेगा कितना? 70,000। ओके, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो कौन सा? ए रहेगा। अगला है, ये रिक्त स्थान की के लिए एक शब्द भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर हिंदी में समझ में नहीं आए तो इसे तुरंत इंग्लिश में देख लिया करो। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहला है, रिक्त स्थानों पर उपयुक्त शब्द को भरो। भाई कौन कौन सा है? और ये 4 हैं दिए हुए, तो ये 4 प्रश्न है एक प्रकार से। आर्थिक चिट्ठा एक विवरण है। भाई किसका विवरण है? पूंजी का, दायित्व का, संपत्तियों का। 3 शब्द लिखेंगे, क्या क्या? असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, या कैपिटल, लायबिलिटीज एंड असेट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये विवरण हमारा पूरा हो जाएगा। उधार विक्रय से एकत्रित होने वाली राशि सामान्यतः क्या कहलाती है? देनदारों से प्राप्ति कहलाती है। भाई देनदारों से जो पैसा हमें मिलता है, डेटर से रिकवरी भी इसके लिए कह सकते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में भी दिया हुआ है नीचे, तो डेटर से रिकवरी कह सकते हैं या देनदारों से प्राप्तियां कह सकते हैं। स्वामित्व समता और का गठबंधन समझी जाती है। तो इधर तो स्वामित्व समता का मतलब क्या होता है? पूंजी और दायित्व, तो यहाँ पर जब जोड़ देंगे तो ये किसका गठबंधन समझी जाती है? तो इसमें हम आपको बता दें, इसको इस तरह से लिखोगे कि जो कैपिटल होती है वो, और रिटेन्ड अर्निंग होती है वो। ठीक है, कैपिटल और जो रोकी गई आय है वो स्वामित्व समता का गठबंधन समझी जाती है। तो पहले क्या? पूंजी भरना है यहाँ पर, और यहाँ पर रोकी गई आय भरना है। यहाँ पूंजी और यहाँ रोकी गई आय। ठीक है, डी क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है? कह रहा है, वह दावे होते हैं जो व्यापार के बाहरी पक्षों के विरुद्ध हैं। वह दावे होते हैं, जो क्लेम्स होते हैं, क्या होते हैं? देखो, आउटसाइडर्स इक्विटी हो सकती है और लायबिलिटी हो सकती है, लायबिलिटीज भी इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम दायित्व लिखेंगे। ठीक है, डी में क्या? दायित्व लिखेंगे या बाहरी दायित्व लिखेंगे। वह दावे होते हैं जो व्यापार के बाहरी पक्षों के विरुद्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से ये 4 खाली स्थान वाले थे जो हम लोगों ने समझे, और उम्मीद है कि ये चारों
पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है चालू संपत्तियों में निम्न में से शामिल नहीं है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको मोस्ट कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कई बार नहीं, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो चालू संपत्तियों में देखो वो संपत्तियां आती हैं जिनको एक वर्ष के अंदर अंदर हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे रोकड़ है, बैंक बैलेंस है, ओके, स्टॉक है और देनदार हैं, पूर्वदत्त व्यय हैं, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो क्या शामिल नहीं है? फर्नीचर। ठीक है, तो इसका क्या, फर्नीचर शामिल नहीं है। बाकी ये करंट असेट्स हैं। ठीक है, ये उल्टी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी जो संपत्ति है वो स्थायी संपत्ति है, तब भी हम क्या लगाते हैं? फर्नीचर। और चालू संपत्तियों में शामिल नहीं है फर्नीचर। एक उपयुक्त स्कंद कंपनी की दशा में वित्तीय विवरण से आशय भाई किससे लगाया जाता है? फिर से समझेंगे। इन केस आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफर्स टू, किसके लिए रेफर करता है भाई? और पहला है हमारा, अगर हम हिंदी में देखेंगे तो लाभ हानि खाता व आर्थिक चिट्ठा, तो ये नहीं हो सकता है। और दूसरा है आर्थिक चिट्ठा, ये भी नहीं हो सकता। आय विवरण नहीं, आर्थिक चिट्ठा लाभ हानि, और लाभ हानि समझो नहीं, ये होगा। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो कितना होगा? संयुक्त स्कंद कंपनी की दशा में वित्तीय विवरण से आशय जो होता है इन तीनों से होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और इसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्माणी कंपनी की दशा में विक्रय की लागत को किस तरह से हम ज्ञात करते हैं? भाई विक्रय की लागत का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे करके निकालोगे? जितना सेल्स हुआ है उसमें से, जो सेल्स हुआ है उसमें से हम क्या घटा देंगे? सकल लाभ को घटा देंगे, तो तुरंत हमारा निकल आएगा। और यहाँ पर सकल लाभ को घटाते ही जो बचेगा बैलेंस, वो हमारी क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। दूसरा तरीका क्या है? प्रारंभिक रहतिया, उसमें क्रय को जोड़ दिया, प्रत्यक्ष व्यय को जोड़ दिया, अंतिम रहतिया घटा दिया, ऐसे भी निकल जाएगा। अच्छा, केवल ए और बी दोनों चौथे नंबर पर दिया हुआ है। विक्रय माइनस व्यापारिक छूट नहीं है, ये क्वेश्चन ए भी नहीं बी भी नहीं, इसका डी रहेगा, क्योंकि दोनों सही हैं, ए और बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या वित्तीय विवरण का प्रयोग के लिए किया जाता है? भैया किसके लिए किया जाता है? वित्तीय विवरण का प्रयोग हमेशा जो किया जाता है वो किया जाता है अंशधारियों के लिए भी, मैनेजर के लिए भी और ऋण पत्रधारियों के लिए, यानी उपयुक्त सभी। और जिनके आंसर मोस्टली उपयुक्त सभी लिखा हुआ करें तो उनमें से होते भी उपयुक्त सभी ही हैं। यानी मोस्टली जब इस तरह का प्रश्न हो तो तुक्का अगर लगाना हो तब भी उपयुक्त सभी पे ही, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उपयुक्त सभी पे ही लगा सकते हैं। वित्तीय विवरण हैं, क्या है भैया वित्तीय विवरण? वो पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो वित्तीय विवरण जो हैं तथ्यों का पूर्वानुमान? जी नहीं है, वो तो करेक्ट होते हैं। भविष्यवाणी भी नहीं होती है, और तथ्यों का संग्रह होता है बिल्कुल। और सभी नहीं लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि सभी नहीं है, क्योंकि दो ऊपर के नहीं है तो सभी नहीं, सभी का तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय विवरण में शामिल हैं। भाई क्या क्या चीज़ शामिल है देखते हैं। देखो, वित्तीय विवरण में लाभ हानि खाता आर्थिक चिट्ठा शामिल है, आर्थिक चिट्ठा शामिल है, आय विवरण शामिल है। अच्छा, आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता, लाभ हानि समायोजन खाता, ये सबसे ज़्यादा अच्छा विकल्प है, क्योंकि यही सब चीज़ें तो शामिल हैं। तो ये वाले विकल्प में ऊपर के ए बी सी तीनों आ गए, तो इसलिए इसका कौन सा डी सही है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे आप ज़रूर लिखिएगा। और अब आपके पूरे सिलेबस का MCQ क्वेश्चन और बाकी जो पूरा आपका सिलेबस है इसी तरह से हम अपलोड करते रहेंगे, और आप देखते रहिएगा। और कैसे लगे ये क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। और कितने सही हुए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।